हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 की बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को कवर करेंगे, द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इस चैप्टर में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम देखेंगे कि कैसे बायर्स और सेलर्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक मार्केट में, कैसे सप्लाई और डिमांड जो है वो मार्केट इकोनॉमी के प्राइस को डिटरमाइन करती है और कैसे प्राइस जो है वो एलोकेट करता है इकोनॉमी के स्कार रिसोर्सेज को। अगर हम बात करें मार्केट्स की तो फिर इन डे टू डे लाइफ अगर हम मार्केट वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में बेसिकली आता है कि एक जगह जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और वहाँ पे दुकानों के जो ओनर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो हमें चीज़ें बेच रहे हैं और हम एज अ बायर उन्हें खरीद रहे हैं। बट इन इकोनॉमिक मार्केट का मतलब इससे कहीं ज़्यादा है। मार्केट सिर्फ एक जगह ही नहीं है कि एक जगह है जहाँ पे दुकानें हैं, वो ही मार्केट नहीं है। मार्केट हर वो प्लेस है, हर वो जगह है जहाँ पे बायर्स और जो सेलर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं करेगा, मार्केट हर वो जगह होगी जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करेंगे और अपनी चीज़ें बेचेंगे और लेंगे। जैसे कि जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, ये भी एक मार्केट है क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर प्लेस तो है नहीं, सब ग्लोबली हो रहा है ये, लेकिन स्टिल ये एक मार्केट है। अब मार्केट में जो ग्रुप ऑफ बायर्स हैं वो डिमांड करते हैं और जो ग्रुप ऑफ सेलर्स हैं वो सप्लाई करते हैं उस प्रोडक्ट की। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि बायर्स एज अ ग्रुप कैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं और कैसे सेलर एज अ ग्रुप एक प्रोडक्ट की सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। अब जो मार्केट है वो काफ़ी फॉर्म्स की होती हैं, जैसे कि एक होती है हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, एक होती है लेस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अब अगर हम बात करें हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तो इस मार्केट में ये यहाँ पे बायर्स है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक प्लेस पर मिलते हैं और जो उनकी सेल्स होती है और जो उनका प्राइस होता है वो सेट करते हैं थ्रू ऑक्शन, मतलब बाय बिडिंग। अब अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है मार्केट फॉर मैनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो होती हैं वो डायरेक्टली जो फार्मर्स जो ग्रो करता है, चीज़ें प्रोड्यूस करता है, वो डायरेक्टली जाकर एक मार्केट में नहीं बेचता है, वो हमेशा थ्रू ऑक्शन ही सेल करता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थ्रू एपीएमसी एक्ट जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो उनकी सेल हमेशा थ्रू ऑक्शन ही होती है। एपीएमसी एक्ट के अंदर बहुत सारे मार्केट एरियाज़ और प्लेसेस बनाई जाती है और उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर मार्केट कमिटीज़ जो हैं वो मैनेज करती है उन्हें। उनका जो मेनली पर्पस होता है कि उनको फेयर ट्रेड वो करवा दे फार्मर्स की। दैट मीन्स कि अगर वो कोई चीज़ फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ या कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका उसको फेयर प्राइस मिल जाए। अगर लेट सपोज कि वो इधर नहीं बेच के डायरेक्ट मार्केट में बेच रहा है तो हो सकता है कि उनको उसका प्राइस एक सफिशिएंट मिल जाए कि वो सेटिस्फाई हो जाए और जितनी उसकी वर्थ है उनको उतना प्राइस मिल गया। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि जितना वो वर्थ करता है उनका प्रोडक्ट, हो सकता है कि उन्हें उतना प्राइस ना मिलकर कम मिले। तो इसलिए एपीएमसी एक्ट के दौरान ये चीज़ देखी जाती है, फेयर ट्रेड देखी जाती है कि जितना उसका वर्थ है प्राइस उतना उन्हें मिल जाए, टाइमली उनकी पेमेंट हो जाए। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस होता है और जो सेल्स और प्राइस होता है वो सेट किया जाता है थ्रू ऑक्शन। अब अगर हम बात करें लेस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। दैट मीन्स कि वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लेस पर बेचने की ज़रूरत नहीं है बायर एंड सेलर को। किसी भी टाइम किसी भी जगह वो अपनी ट्रेड कर सकते हैं आपस में और यहाँ पे कोई भी सेल्स और प्राइस को सेट नहीं कर रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती हैं वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन जो लेस ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है।
अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसने एग्जाम्पल में दिया हुआ है मार्केट फॉर आइसक्रीम इन अ पर्टिकुलर टाउन। अब यहाँ पे जो बायर्स हैं आइसक्रीम के, वो बिल्कुल ऐसे तो सेलर ने बोला नहीं हुआ कि भाई 1 बजे ही आके मुझसे आइसक्रीम लेना वरना मैं नहीं दूंगा या फिर कुछ ऐसे। तो मतलब कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बेसिकली वो कभी भी जाके आइसक्रीम खरीद सकता है, कोई एक वन टाइम नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि ऐसे हो। ये यहाँ पर सेलर आएगा और यहाँ पे जो सेलर है आइसक्रीम का वो भी कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आइसक्रीम नहीं बेचेगा। हो सकता है कि वो डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर बेचे और हो सकता है कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचे, कोई भी स्पेसिफिक वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पर। सेम विद प्राइस की प्राइस कोई सेट नहीं कर रहा, सेलर को जो एक कोन का प्राइस चार्ज करना है वो चार्ज करवा रहा है, बायर्स को एक कोन के लिए जितना पे करना है वो उतना ही करेगा, अगर उसमें उसे नहीं मिल रही तो वो नहीं लेगा। तो कोई भी यहाँ पे प्राइस और सेल्स को भी सेट नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे बायर्स आएगा। अब जो इसमें आइसक्रीम बायर्स हैं वो किसी भी आइसक्रीम सेलर से आइसक्रीम ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर आइसक्रीम सेलर से तो नहीं लेगा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, किसी भी आइसक्रीम सेलर से वो अपनी आइसक्रीम ले सकता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। सेम विद सेलर कि जो सेलर है वो ट्राई करेगा कि उसकी आइसक्रीम ले बायर, क्योंकि उसको अपना जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल करना है। इवन दो हमने देखा कि जो ये मार्केट है वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, स्टिल जो बायर्स एंड सेलर हैं आइसक्रीम के वो एक मार्केट को फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक बंदा खरीद रहा है एक बेच रहा है। आगे देखते हैं। इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म कॉम्पिटिटिव मार्केट। इकोनॉमिस्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट टर्म यूज करते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं और एक भी सिंगल बायर एंड सेलर का प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। दैट मीन्स कि अगर एक भी बायर एंड सेलर मार्केट से निकल जाता है तो पूरी मार्केट पर, पूरी मार्केट प्राइस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान लो कि यहाँ पे एक सेलर है एक बायर है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरे इकोनॉमी मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। वैसे इन रियल वर्ल्ड भी बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही बेचने वाला है या फिर सिर्फ एक ही खरीदने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं। अब अगर मान लो कि एक बायर उठकर आए और इस सेलर से बोले कि मार्केट प्राइस मान लो 10 रुपये का है और वो बोले कि यही सेम चीज़ तुम मुझे 10 रुपये में ना देकर 10 रुपये से कम मान लो 8 रुपये में दे दो, तो सेलर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक बायर के चक्कर में वो मार्केट प्राइस थोड़ी चेंज कर देगा। लेकिन हो सकता है कि अगर एक बायर ना आके 5000 बायर्स आ जाए और वो बोले कि नहीं हमें तो इस प्राइस पे ही चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, तो हो सकता है कि यस प्राइस चेंज हो जाए और वो उसे 8 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दे। बट अगर एक बायर आके बोल दे कि मुझे मार्केट प्राइस से कम में या फिर 8 रुपये में दे दो, तो सेलर नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में और भी तो बायर्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो एक बायर अगर नहीं भी ले रहा तो कोई और तो आकर उसकी चीज लेगा ना। तो एक बायर के चक्कर में मार्केट प्राइस तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। अगर वो नहीं भी ले रहा है, वो चला जाता है मार्केट से, तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट प्राइस पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अब अगर हम इसका उल्टा देखें तो मान लो अगेन ये बायर इसके पास आया और इसने वही सेम प्रोडक्ट इससे मांगा जो कि जिसकी मार्केट वैल्यू थी 10 रुपये, ओके। लेकिन ये जो सेलर है ये बोल रहा है कि नहीं 10 रुपये चार्ज नहीं करूंगा मैं, तुझे ये खरीदना है मुझसे तो तू मुझे 12 रुपये दे। बट वो बायर जो है वो पागल थोड़ी है, वो बायर 12 रुपये क्यों देगा? उसको पता है, बायर को पता है कि पूरी मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ये अगर मुझे हाई प्राइस चार्ज कर भी रहा है तो मैं इससे नहीं लूंगा, मैं किसी और से ले लूंगा। तो वो इस सेलर से नहीं लेकर किसी और सेलर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक सेलर की बजाय काफ़ी सारे, मान लो 5000 सेलर्स जो हैं वो सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं 12 रुपीज़, जो कि 10 रुपीज़ के प्रोडक्ट का, तो ऑफकोर्स तुम्हारे एरिया में मान लो सारे ही 12-12 चार्ज करने लगे, ऑल दो किसी और स्टेट में इसका प्राइस फिर भी कम हो।
अब अगर जैसे कि हम जाते हैं किसी और, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो वो जो सेम प्राइस होता है चिप्स वगैरह का, तो तुमने देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करते हैं। ऑल्दो वो हमारे स्टेट में जहाँ पे हम कॉमनली रहते हैं वो तुम्हें 10 रुपये का ही मिले, लेकिन वहाँ पे वो तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, सब ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता और तुम ले लो। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि मार्केट प्राइस चेंज हो जाए, बट कोई भी सिंगल बायर और सेलर जो है मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। उसका जो रोल है वो नेग्लिजिबल है, उसका इम्पैक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। उसके होने ना होने से, उसका कुछ भी करने से मार्केट प्राइस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ इस चैप्टर में हमने अज्यूम करा हुआ है कि जो हमारी मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव है। हमें पता है कि मार्केट की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, हमने स्कूल लेवल पे वो पढ़ा हुआ है। वो चैप्टर्स आगे भी आएंगे जिसमें वो सेम थ्योरी को दोबारा से एक बार रिवाइज कराएंगे एंड देन उसका लेवल अप करेंगे। बट यहाँ पे हमने एक ही अज्यूम करा हुआ है कि जो मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पूरी मार्केट में गुड्स हैं वो आपस में आइडेंटिकल है, मतलब कि जितने भी सेलर्स जो हैं वो गुड बेच रहे हैं ना, जो वो सारे सेम है। हर बंदा सेम एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहा है। और इसमें दूसरी बात वही है कि कोई भी सिंगल बायर और सेलर जो है वो मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बायर्स और सेलर्स जो है वो सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसका जो मार्केट का प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का वो भी सेम ही होगा। इसीलिए उस मार्केट को हम बोलते हैं कि ये प्राइस टेकर है। इस मार्केट प्राइस पे जिस बायर को जितना खरीदना होगा वो उतना ले लेगा, जिस सेलर को जितना बेचना होगा वो उतना बेच लेगा। आगे देखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। उससे पहले हम समझेंगे डिमांड का मीनिंग। अगर हम डे टू डे लाइफ में डिमांड की बात करें तो हम डिमांड को किस सेंस में यूज़ करते हैं इस वर्ड को, कि अगर हम अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं कि प्लीज़ आप हमें ये दिला दीजिए, तो हम उनसे ये चीज़, किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं। या फिर हम अगर अपने ट्यूशन टीचर से बोलें कि प्लीज़ आज आप हमें मत पढ़ाइए, तो हम इस सेंस में डिमांड वर्ड को यूज़ करते हैं कि यस, हमने उनसे डिमांड करी कि प्लीज़ आज आप हमें मत पढ़ाइए। या फिर हमने अपने बड़े भाई बहन से डिमांड करी कि प्लीज़ आज चल हमारे साथ खेल ले। तो इस सेंस में हम डे टू डे लाइफ में डिमांड को यूज़ करते हैं, इस वर्ड को यूज़ करते हैं। बट अगेन इन इकोनॉमी डिमांड का मतलब इससे कहीं ज़्यादा है। इकोनॉमी में जो डिमांड है वो बेसिकली 4 चीज़ों से बनी हुई है, 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। क्या? पहला है डिज़ायर, सेकंड है वांट, थर्ड है प्राइस एंड फोर्थ है पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें डिज़ायर की, तो डिज़ायर किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड की विश हो सकती है कि हमें जो चीज़ पानी है, हमने उसकी इच्छा रखी हुई है। मान लो कि कोई बैगर, कोई भिखारी विश रखता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा सा घर हो, ये उसकी हो गई डिज़ायर। ओके, बट अगर हम बात करें वांट की, तो वांट होती है हमारे पास उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए एबिलिटी। अब अगर जो भिखारी है वो बिग हाउस की डिज़ायर तो रखता है, बट वो उसे अचीव थोड़ी कर सकता है, उसके पास एबिलिटी नहीं है अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने की। लेकिन मान लो एक दिन अचानक से उसने लॉटरी जीत ली और उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हो गई और अब वो एक बहुत बड़ा सा घर खरीद सकता है। तो नाउ ही हैज़ द एबिलिटी टू फुलफिल हिज डिज़ायर। अब भिखारी खरीद सकता है बड़ा हाउस क्योंकि उसके पास पैसे आ गए, उसके पास एबिलिटी हो गई कि वो अपने डिज़ायर को फुलफिल कर सके। ये दोनों चीज़ डिमांड के अंदर आती तो है, बट इसके अलावा 2 और चीज़ आती है। क्या? प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो
प्राइस बेसिकली डिमांड को कैसे शो करता है कि हम अलग अलग प्राइस पर उस सेम कमोडिटी को कितना खरीदना चाहेंगे, वो भी प्रेजेंट करता है डिमांड। मान लो एक गुड का प्राइस जो है वो 10 रुपये है, मान लो कुरकुरे का प्राइस जो है 10 रुपये है। अब इन 10 रुपये पर तुम कितने कुरकुरे के पैकेट्स खरीदोगे? मान लो तुम 10 रुपये अगर एक कुरकुरे के पैकेट का है तो तुम 5 पैकेट्स खरीद रहे हो। अगर उसका प्राइस 10 से इंक्रीज होकर हो गया 12, तो तुमने अपनी क्वांटिटी गिरा के अब 4 कर दी। अगर उसका प्राइस और बढ़ गया और हो गया 15, तो तुमने अपनी क्वांटिटी फिर से गिरा दी, कम कर दिए। महंगा हो गया तो तुमने कम कर दिया। तो डिमांड बेसिकली यही शो करता है कि कैसे एक गुड के डिफरेंट प्राइजेस पर हम उसके कितने यूनिट को खरीदते हैं। सिमिलरली जो पीरियड ऑफ टाइम है वो भी डिमांड को शो करता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम किसी चीज़ की कितनी डिमांड कर रहे हैं। डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में क्या होता है, हमारी जो डिमांड है वो भी चेंज होने लगती है, क्योंकि जो टाइम है वो अनसर्टेन होता है। हो सकता है कि आज हमारे पास ज़्यादा पैसे हों तो हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, कल को हमारे पास कम पैसे हुए तो हम कम डिमांड करने लगे, या फिर कल को हम इतने दिन से खा रहे थे एक चीज़ और हो सकता है कि हमें उसका टेस्ट अब बिल्कुल पसंद ना आ रहा हो, और हो सकता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें वो चीज़ इतनी अच्छी ना लगे खाने में। तो हमारी जो डिमांड है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदलती रहती है, क्योंकि वो अनसर्टेन होता है टाइम। इसीलिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम कितनी कमोडिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी हमारी डिमांड को शो करता है। अब अगर हम डिमांड की डेफिनेशन देखें तो डिमांड बेसिकली क्या है, एक कमोडिटी की, एक गुड की क्वांटिटी है जो एक कंज्यूमर चाहता भी है खरीदना और खरीद भी सकता है एट ईच पॉसिबल प्राइस, मतलब कि डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट कमोडिटीज जितनी भी वो परचेज करेगा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अब जो डिमांड फॉर ए कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब होता है गुड, तो जो डिमांड फॉर गुड है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इसको समझते हैं। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि प्राइस का डिमांड के साथ क्या रिलेशन होता है। हमने ये स्कूल लेवल में भी पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी गुड का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। द रीजन बीइंग कि मान लो यहाँ पे हमने प्राइस लिया, यहाँ पे हमने क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो ली। एक गुड का नॉर्मली जो प्राइस है वो 10 रुपये है, उस पे हम 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। मान लो वो प्राइस 10 से बढ़कर 15 रुपये हो गया, तो ऑफ कोर्स जो चीज़ तुम्हें पहले 10 रुपये की मिल रही थी अब वो तुम्हें 15 रुपये की मिल रही है, तो तुम अपनी डिमांड तो कम करोगे ही ना। लॉजिकली भी ये चीज़ जो है, रिलेशन जो है, ये समझ आ रहा है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स हम डिमांड कम करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें पहले 10 रुपये की मिल रही थी अब वो हमें 15 रुपये की पड़ रही है, तो हमारे लिए ये चीज़ महंगी हो रही है, तो हम अपनी डिमांड को कम करेंगे। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ हमने अपनी डिमांड को कम कर दिया। सिमिलरली अगर प्राइस 10 रुपये से हटकर 5 रुपये हो जाए, प्राइस कम हो जाए, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पे कि ऑफ कोर्स जो चीज़ हमें पहले 10 रुपये की पड़ रही थी अब वो हमें 5 रुपये की पड़ रही है, सस्ती पड़ रही है हमें, तो हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे अपनी डिमांड, तो हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जब प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ये ही प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। ऑल्सो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर भी है जो अफेक्ट करता है डिमांड को। ओके, अब इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड को समझने के लिए हम आइसक्रीम का एग्जांपल लेंगे। हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट प्राइजेस पर
आइसक्रीम के इंडिविजुअल एक्स, हमने एक एक्स पर्सन लिया हुआ है, हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर एक्स पर्सन आइसक्रीम की डिमांड करता है। ओके, मान लो कि प्राइस जो है 0 है, तो जो पर्सन एक्स है वो 12 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, यही तो हमने अभी देखा रिलेशन। तो डिमांड हो गई मान लो 10। जैसे ही प्राइस और बढ़ा तो जो डिमांड है वो और कम हो गई। प्राइस और बढ़ा तो जो डिमांड है वो और कम हो गई। प्राइस और बढ़ा तो जो डिमांड है वो और कम हो गई। प्राइस और बढ़ा तो जो डिमांड है वो और कम हो गई। प्राइस और बढ़ा तो एक्स पर्सन ने सोचा कि बस अब तो बहुत महंगा पड़ रहा है, अब मैं नहीं खरीद रहा, तो उसने अपनी डिमांड जो है बिल्कुल ही 0 कर दी। अब अगर हम इस टेबल की बात करें तो इस टेबल को हम बोल सकते हैं कि ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है एक्स का, क्योंकि इसमें एक्स पर्सन की बात हो रही है कि एक्स पर्सन डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर कितनी कितनी गुड्स की डिमांड कर रहा है, कितनी कितनी आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है। ओके, अब अगर हम इसका डिमांड कर्व बनाएं यहाँ पे हमारा डिमांड शो होगा, यहाँ पे हमारा y एक्सिस पर प्राइस शो हो रहा है। अब अगर हम अपना टेबल देखें तो इसमें 0 रुपीज पर पर्सन एक्स ने 12 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम की डिमांड करी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे ही हमने अपना प्राइस इंक्रीज करा 0.5 से तो उसने 10 यूनिट की डिमांड करी। जैसे ही हमने अपना प्राइस और इंक्रीज करा तो उसने डिमांड अपनी और कम कर दी 8 यूनिट्स। हमने प्राइस और इंक्रीज करा तो उसने 6 यूनिट्स कर दिया। हमने प्राइस और इंक्रीज करा तो उसने 4 यूनिट्स कर दिया। जब हमने अपना प्राइस और इंक्रीज करा तो उसने 2 यूनिट्स कर दिया। और जब हमने अपना प्राइस 3 यूनिट्स करा तो एक्स ने डिसाइड करा कि वो कोई भी यूनिट की डिमांड नहीं करेगा, तो उसकी डिमांड 0 हो गई। अब अगर हम अपनी डॉट्स को ज्वाइन करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व बना है एक्स के लिए वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड शो करता क्या है? डाउनवर्ड शो करता है नेगेटिव रिलेशन को, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, वो यहाँ पे यही शो कर रहा है। ये हमारा हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, डीसी लिख दिया, किसका? एक्स का। और जो ये टेबल था ये शो करता था इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल फॉर एक्स। अब हमने देख लिया है इंडिविजुअल डिमांड, एक पर्सन की इंडिविजुअल डिमांड जो कि हमने पर्सन लिया था एक्स, उसका हमने देखा यहाँ पे डिमांड स्केड्यूल, हमने आगे देखा उसका डिमांड कर्व। अब अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की तो मार्केट डिमांड बेसिकली क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड में तो एक पर्सन है, मार्केट डिमांड में काफी सारे पर्सन होते हैं और उन सब का जब हम सम कर देते हैं, सबकी डिमांड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सारे पर्सन 0 प्राइस पे कितने कितने यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, सारे पर्सन 1 प्राइस पर कितने कितने यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो हमारी जो मार्केट डिमांड है वो निकल आती है। उसको देखते हैं एक बार। पहले मार्केट में एक ही पर्सन था जो डिमांड कर रहा था, अब मान लो एक और पर्सन आ गया, पर्सन वाई। एट ₹0 पर पर्सन वाई जो है वो 7 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है। जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो वो अपनी डिमांड कम कर देगा, प्राइस और इंक्रीज होगा तो और कम कर देगा, प्राइस और इंक्रीज होगा तो वो अपनी डिमांड और कम कर देगा, प्राइस और इंक्रीज होगा तो डिमांड और कम कर देगा, प्राइस और इंक्रीज होगा तो डिमांड और कम कर देगा, एंड प्राइस और इंक्रीज होगा तो डिमांड और कम कर देगा। मान लो मार्केट में अब 2 ही पर्सन है, ये तो हो गई इनकी इंडिविजुअल डिमांड। अब अगर हमें निकालनी है मार्केट डिमांड तो हम क्या करेंगे? हम जितने भी इंडिविजुअल हैं मार्केट में उनकी डिमांड का सम कर देंगे।
तभी तो मार्केट डिमांड आएगी। मार्केट डिमांड मतलब पूरी मार्केट की डिमांड। अब उसमें जितने भी पर्सन होंगे सबकी डिमांड को कैलकुलेट कर देंगे और हम बता देंगे कि पूरी मार्केट में ओवरऑल इतनी डिमांड है। अब अगर हम इनको ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। अब अगर हम पर्सन Y का डिमांड कर्व देखें, एट ₹0 पर्सन Y 7 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसने 6 यूनिट्स की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने 5 यूनिट्स कर दिया। प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने 4 कर दिया। प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने 3 कर दिया। प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने 2 कर दिया। उसने 2 कर दिया। प्राइस और इंक्रीज हुआ तो उसने 1 कर दिया। अब अगर हम इन डॉट्स को फिर से ज्वाइन करें तो अगेन ये डाउनवर्ड स्लोप है और ये नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। अच्छा, जो इसमें डॉट्स और लाइंस हैं वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, बट अगर हम इसे विद स्केल कॉपी में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आएंगी। नाउ अब अगर हम मार्केट डिमांड को प्लॉट करें तो 0 पर टोटल मार्केट में डिमांड 19 यूनिट्स हो रही थी आइसक्रीम की। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो मार्केट डिमांड भी कम हो गई। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो मार्केट डिमांड और कम हो गई। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो मार्केट डिमांड और कम हो गई। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो मार्केट डिमांड और कम हो गई। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो मार्केट डिमांड और कम हो गई। इस साइड होते जा रही है, मार्केट डिमांड जो है वो कम होती जा रही है जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हुआ तो मार्केट डिमांड और कम हो गई। अब अगर हम इन डॉट्स को ज्वाइन करें तो अगेन ये इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, बट अगर हम इन्हें विद स्केल और इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएंगी। तो ये था हमारा इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का कर्व और ये था हमारा इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का स्केड्यूल। नाउ डिमांड जो है वो 2 तरीके की होती है। एक इंडिविजुअल डिमांड जिसमें हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। मार्केट डिमांड में हम सारे इंडिविजुअल को कलेक्टिवली सम करके फिर उस डिमांड की बात करते हैं। अब जो डिमांड है एक कमोडिटी की, एक गुड की, वो इंक्रीज भी होती है और वो डिक्रीज भी होती है, कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है और उसके पीछे बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो अब आगे हम उन्हीं फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टर की वजह से हमारी जो डिमांड है अफेक्ट होती है, किन किन फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज होती है और किन किन फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड डिक्रीज होती है। तो जो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे सबसे पहले जो रिलेशन यहाँ पे जो सबसे पहले रिलेशन देखा था प्राइस का और डिमांड का, वो यही शो करता है। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब कि एक नेगेटिव रिलेशन है। इट मीन्स कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कंज्यूमर का वो डिक्रीज हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन लेवल इसलिए कम होगा क्योंकि जो गुड हमें पहले 10 रुपये का मिल रहा था और प्राइस इंक्रीज होने के बाद हमें उस सेम गुड के लिए 15 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मान लो तुम्हारी आइसक्रीम का प्राइस जो है वो बढ़कर हो गया $20, तो ऑफकोर्स तुम आइसक्रीम को कम कंज्यूम करने लगोगे। सिमिलरली अगर उसका प्राइस कम होकर हो जाए $0.2, तो ऑफकोर्स तुम उसे ज़्यादा कंज्यूम करने लगोगे, ज़्यादा बाय करने लगोगे, ज़्यादा खाने लगोगे, ज़्यादा डिमांड करने लगोगे। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट करती है हमारे एक गुड का खुद का प्राइस। अगर हमारे खुद के गुड के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उस गुड की डिमांड कम हो जाती है। अगर उसी गुड का प्राइस डिक्रीज होता है तो उस गुड की डिमांड बढ़ जाती है। ये एक इन्वर्स या फिर नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। अब इसके बाद जो आगे जितने भी हम फैक्टर्स देखेंगे वो सारे फैक्टर्स आते हैं अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में। ओके, नाउ द सेकंड फैक्टर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इसमें क्या होता है कि जो हमारी गिवन कमोडिटी है, गिवन कमोडिटी मतलब मेन कमोडिटी ऐसे बोल लो। ओके, तो गिवन कमोडिटी की डिमांड पर
तब भी चेंजेस आते हैं जब रिलेटेड गुड्स की या रिलेटेड कमोडिटी की प्राइजेस में चेंजेस आते हैं। मतलब गिवन गुड के डिमांड पे चेंजेस आते हैं जब रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस में चेंजेस आते हैं। अब जो रिलेटेड गुड्स हैं वो दो तरीके के हैं। पहला कौन सा है? सब्स्टिट्यूट गुड, एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इन दोनों को समझते हैं। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, वो सभी गुड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो हम ले सकते हैं कोक और पेप्सी। सेम होती है, इसको पीने से भी सेम सेटिस्फेक्शन होती है, इसको पीने से भी सेम सेटिस्फेक्शन होती है, दोनों का कलर शक्ल सब सेम होती है, और हम इन दोनों को एक दूसरे की प्लेस पर भी यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल देखें तो हम ले सकते हैं फ्रूटी एंड माजा, या फिर माजा एंड स्लाइस, क्योंकि वो दिखने में भी सेम है, वो टेस्ट में भी सेम है, वो सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। हम उन सबको एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम कोक पेप्सी को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, ऐसे ही हम माजा और स्लाइस को भी एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम फैंटा और मिरिंडा को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो कॉमनली पूरी बुक में आइसक्रीम का एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ पे भी आइसक्रीम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक जगह है आइसक्रीम और उसका सब्स्टिट्यूशन गुड इन्होंने लिया हुआ है फ्रोजन योगर्ट। फ्रोजन योगर्ट क्या होता है कि ये भी एक फ्रोजन प्रोडक्ट ही है और इसमें सेम बेसिक वही इंग्रेडिएंट यूज होते हैं जो आइसक्रीम में यूज होते हैं। तो ये सिमिलर ही है बिल्कुल आइसक्रीम से, बट ये आइसक्रीम नहीं है। तो जैसे कोक एंड पेप्सी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, सेम दिखते हैं, दिखने में एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, ऐसे ही आइसक्रीम और फ्रोजन योगर्ट भी सेम दिखते हैं, सेम टेस्ट होता है, सेम एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। तो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है जिस चीज का सब्स्टिट्यूशन गुड पे, वो ये है। अब हमारा आइसक्रीम तो जो है वो है मेन गुड, या फिर मेन छोड़ो, अभी बुक में जो लिखा हुआ है वो है गिवन गुड, और जो फ्रोजन योगर्ट है वो है रिलेटेड गुड। वो बोल रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जो है वो डिमांड फॉर गिवन गुड को अफेक्ट करती है। मतलब रिलेटेड गुड का प्राइस इसकी डिमांड पर अफेक्ट करेगा। रिलेटेड गुड हमारा फ्रोजन योगर्ट है, तो फ्रोजन योगर्ट का प्राइस आइसक्रीम की डिमांड को अफेक्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पे हमने लिया है प्राइस एंड डिमांड फॉर आइसक्रीम, यहाँ पे हमने लिया है प्राइस एंड डिमांड फॉर फ्रोजन योगर्ट। मान लो कि 10 रुपए में 5 डिमांड हो रही थी आइसक्रीम की। सिमिलरली 10 रुपए में 5 डिमांड हो रही थी फ्रोजन योगर्ट की। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रोजन योगर्ट का जो प्राइस है वो 10 रुपए से होकर 15 रुपए हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। तो फ्रोजन योगर्ट की डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। अगर इसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो ऑफ कोर्स इसका डिमांड कम हो जाएगा। तो मान लो इसकी डिमांड हो गई 5 से 3, लेकिन रीजन 2 तो इसकी बात ही नहीं कर रहा, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। रीजन 2 बात करता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आने से गिवन गुड की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये देखते हैं। अब फ्रोजन योगर्ट का प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन आइसक्रीम का प्राइस तो उतना का उतना ही है। आइसक्रीम के प्राइस पे तो कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो अब ये दोनों जब हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती हैं, आइसक्रीम और फ्रोजन योगर्ट, मान लो पेप्सी से समझो पहले कि कोक एंड पेप्सी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, दोनों सिमिलर सा प्रोडक्ट है, ये पी लो या फिर वो पी लो, हमें एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट आपस में बिल्कुल ही सिमिलर हैं और एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अब अगर मैं शॉप पे गई, मैं कोक खरीदने के लिए गई और मैंने देखा कि जो कोक का प्राइस है वो बढ़ गया, मेरे पास मान लो इतने पैसे नहीं थे या फिर मैं पैसे देना नहीं चाहती थी, मैं क्यों हाई प्राइस पे करूं, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने सोचा कि पेप्सी का प्राइस तो उतना ही है, कोक का बढ़ गया, तो क्यों ना मैं पेप्सी खरीद लूं और कोक को छोड़ दूं। जब इसका प्राइस बढ़ गया तो रहने देते हैं ना, इसे क्यों पी रहे हैं, हम ये पी लेते हैं।
क्योंकि हमें दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही तो दे रही हैं, दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, ये पी लो या वो पी लो, सेम कलर है, सेम टेस्ट है, सब कुछ सेम है। सिमिलरली जो यहाँ पे फ्रोजन योगर्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो इसकी खुद की डिमांड तो कम हो गई, बट ये जो बंदे हैं ये इसके सब्स्टिट्यूट पर भी तो जाएंगे। अगर इसे फ्रोजन योगर्ट महंगा पड़ रहा है तो इसका सब्स्टिट्यूट खरीदेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे आइसक्रीम के प्राइस पे तो कोई भी चेंज नहीं आया, बट फिर भी आइसक्रीम की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी जस्ट बिकॉज उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली मान लो फ्रोजन योगर्ट का प्राइस 15 ना होके इस बार मान लो 10 से हो गया 8 रुपीज, इस बार प्राइस कम हो गया। अब यहाँ पे प्राइस कम हुआ है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो पहले 5 यूनिट थे 10 रुपीज पे, अब वो 6 यूनिट्स डिमांड करने लगा। आइसक्रीम के प्राइस पर कोई भी चेंज नहीं आया, तो अब हमें बताना है कि आइसक्रीम की डिमांड पर फ्रोजन योगर्ट के प्राइस के चेंज होने से क्या फर्क आएगा। अगेन अगर हम अपना एग्जाम्पल देखें कोक एंड पेप्सी का, नाउ इस बार मैं अगेन कोक लेने गई, फिर से कोक जितने रुपए की मिलती है इस बार उतने रुपए की ही मिल रही थी, बट मैंने देखा दुकान पे जाके कि यार पेप्सी का प्राइस तो कम हो गया, पेप्सी का प्राइस कम हो गया। अब ऑफ कोर्स लेने तो मैं कोक आई थी, बट मैंने देखा कि यार पेप्सी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, क्यों ना मैं अपने पैसे बचाकर इस बार पेप्सी ले लूं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे लेने कोक गई थी, स्टिल मैंने पेप्सी ले ली। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि मैं तो शॉप पे कोक ही लेने गई थी, बट मैंने देखा कि पेप्सी का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो मैंने पेप्सी खरीद ली। इसकी वजह से कोक की जो है फालतू में डिमांड कम हो गई। कोक के प्राइस पे तो कोई भी चेंज नहीं आया, ना कोक का प्राइस बढ़ा ना कम हुआ, स्टिल उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होने की वजह से मैंने उसकी डिमांड में चेंजेस कर दिए। सिमिलरली अगर हम अपना नीचे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे फ्रोजन योगर्ट के प्राइस कम होने की वजह से इसकी डिमांड तो बढ़ गई, बट जो ये डिमांड है ये आई कहाँ से। हो सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे जाके डिमांड करने लगे हों, इसकी वजह से इसका प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आया, बट स्टिल इसकी जो डिमांड है वो कम हो गई, है ना। अब हमें पता है कि जो हमारा फैक्टर 2 है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, वो रिलेशनशिप शो करता है किसकी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की और डिमांडेड फॉर गिवन गुड। अब अगर हम इनका रिलेशन देखें तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, दैट मीन्स कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूट गुड में हमने देखा कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को देखते हैं। अब सप्लीमेंट्री गुड्स तो वो गुड्स थे जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीवीडी प्लेयर एंड सीडी। डीवीडी प्लेयर के अंदर ही सीडी डाल के यूज होती है। अगर हमारे पास सिर्फ सीडी है तो हम उसे प्ले कैसे करेंगे, कहाँ चलाएंगे। सिमिलरली अब अगर हमारे पास सिर्फ डीवीडी प्लेयर है तो उसका क्या करेंगे जब हमारे पास सीडी ही नहीं है चलाने के लिए उसके अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, जैसे कि लेफ्ट शूज एंड राइट शूज। सिर्फ एक जूता लेकर एक पैर में पहनकर कुछ भी नहीं होने वाला, हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों साथ में यूज होते हैं। या फिर लेफ्ट सॉक्स एंड राइट सॉक्स, या फिर मान लो टूथपेस्ट एंड ब्रश, या फिर मान लो पेट्रोल और कार, ऐसे। तो जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है आइसक्रीम एंड हॉट फज। हॉट फज बेसिकली क्या होता है कि वो एक चॉकलेट सॉस होती है जो हम उसको आइसक्रीम के ऊपर सर्व करके देते हैं। तो वो वैसे और भी चीज़ों के ऊपर सर्व कर सकते हैं उसे, जैसे ब्राउनीज, कुकीज़ या फिर केक्स के ऊपर भी होती है वो, बट इस एग्जाम्पल में हमने आइसक्रीम और हॉट फज को साथ में लिया हुआ है क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे के साथ में यूज होती हैं। तो अगेन अब यहाँ पे आइसक्रीम हमारा फिर से गिवन गुड है, और जो हमारा हॉट फज है वो रिलेटेड गुड है। हम देखेंगे कि
रिलेटेड गुड का प्राइस गिवन गुड की डिमांड को अफेक्ट करता है इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन गुड देखा, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है। तो यहाँ पे अगेन मैंने आइसक्रीम के लिए प्राइस और डिमांड, यहाँ पे मैंने हॉट फज का लिया प्राइस एंड डिमांड। नाउ अब मान लो कि जब आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपये था तो आइसक्रीम की डिमांड हो रही थी 5 यूनिट्स। सिमिलरली जब प्राइस ऑफ हॉट फज 10 रुपये था तो उसके भी 5 यूनिट्स की डिमांड हो रही थी। मान लो कि हॉट फज का प्राइस 10 रुपये से चेंज होकर हो गया 12 रुपीज़, मतलब इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज हुआ है तो ऑफकोर्स इसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। ओके, बट हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हम अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस इसके प्राइस का चेंज देख रहे हैं इसकी डिमांड पे। ओके, तो अब हमें देखना है कि इसके प्राइस के बढ़ने से इसकी डिमांड पे कितना अफेक्ट आया, क्या होगी इसकी डिमांड, क्योंकि इसका जो प्राइस है अगेन वो तो सेम ही है, इसके प्राइस पे कुछ भी चेंज नहीं आया, बट इसके प्राइस के चेंज होने पे इसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब अगर हम इसको रिलेट करें अपने बेसिक एग्जाम्पल से, तो मान लो डीवीडी जो है प्लेयर वो हमारा गिवन गुड है और जो सीडी है वो हमारा रिलेटेड गुड है। दैट मीन्स कि जो सीडी है उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो ये तो पक्का है कि हम सीडी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया, मतलब हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम सीडी लेने वाले हैं क्योंकि सीडी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो ऑफकोर्स उसकी डिमांड कम हो जाएगी और हो सकता है कि मैं तो सीडी ना लूँ, क्यों, क्योंकि ये महंगी हो गई है। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सिर्फ मैं डीवीडी प्लेयर ले लूँ। अगर मैं सिर्फ डीवीडी प्लेयर ले लूँगी क्योंकि इसके प्राइस में चेंज नहीं आया और सीडी नहीं लूँगी, तो डीवीडी प्लेयर लेके मैं करूँगी क्या, उसमें चलाऊँगी क्या जब मैं सीडी ही नहीं लूँगी। तो द थिंग इज कि ये दोनों आपस में यूज होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि या तो सिर्फ तुम सीडी ले लो या तो सिर्फ डीवीडी ले लो, तुम्हें दोनों चीजें साथ में चाहिए होंगी। लेकिन इसका प्राइस बढ़ा है तो ऑफ कोर्स तुम इसको भी तो नहीं लोगे ना, खाली इसे लेके क्या करोगे, खाली डीवीडी लेकर करोगे क्या जब तुम सीडी ले ही नहीं रहे क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स कि सीडी के प्राइस इंक्रीज होने से हमने देखा कि जो सीडी है वो तो हमें महंगी पड़ रही है, बट हम खाली डीवीडी लेकर भी तो करेंगे क्या, तो हम डीवीडी भी नहीं ले रहे, जिसकी वजह से जो डीवीडी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली जैसे ही हॉट फज का प्राइस इंक्रीज होगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम हॉट फज की कंजम्पशन को कम कर देंगे और सिर्फ सिंपल आइसक्रीम खाएंगे, नहीं, अगर हम दोनों को साथ में कंज्यूम कर रहे हैं तो एक का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो हो सकता है कि हम इसे भी ना ले। अगर हम ये नहीं ले पा रहे प्राइस इंक्रीज होने की वजह से तो हम इसे भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दोनों साथ में ही कंज्यूम होते हैं। अगर हम एक नहीं ले रहे तो दूसरा भी नहीं लेंगे, सिंगल यूज नहीं करेंगे किसी को भी। तो जैसे ही हॉट फज का प्राइस इंक्रीज हुआ हमने अपने आइसक्रीम की डिमांड को कम कर दिया। सिमिलरली अगर हॉट फज का प्राइस 10 से 12 ना होकर मान लो इस बार 8 हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन हमें इसकी डिमांड से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें तो गिवन गुड की डिमांड से लेना देना है। अब गिवन गुड की प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा रिलेटेड गुड के प्राइस के चेंज होने से। तो इसको अगेन एग्जांपल में ऊपर देखते हैं। नाउ अगेन हमारा जो सीडी का प्राइस है वो डिक्रीज हो गया, हम सीडी की डिमांड को बढ़ा देंगे। अब सीडी की डिमांड तो बढ़ा देंगे, सीडी खरीदने लग जाएंगे बहुत सारी, बट सीडी को चलाएंगे किस में, सीडी को चलाने के लिए हमें उसके साथ वाले पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट्री गुड की भी तो डिमांड इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो हम इसकी भी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो सेम नीचे होगा, जैसे ही हॉट फज का प्राइस डिक्रीज होगा हम गिवन गुड की डिमांड, आइसक्रीम की डिमांड को बढ़ा देंगे। अब अगर हम इसका रिलेशन देखें तो एक ज्यादा है तो दूसरा कम है, एक कम है तो दूसरा ज्यादा है। हम देख सकते हैं कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है।
एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक दूसरा कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है। तो हम मान सकते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड डिमांड फॉर गिवन गुड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। वापस चलते हैं। ओके तो यहाँ पे वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन करी, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें थ्योरेटिकली लिखी हुई हैं, मैंने पीछे विद नंबर समझाई थी। अब अगर हम इसको फिर से देखें ना, तो इस बार ये काफ़ी इजी साउंड करेगा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो होते हैं वो भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कैसे? कि जब भी रिलेटेड गुड के प्राइजेस में चेंजेस आते हैं तो गिवन गुड की डिमांड जो है वो भी चेंज होती है। अब जो हमारे रिलेटेड गुड हैं वो दो तरीके के हैं जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, और कैसे उनकी वजह से डिमांड चेंज होती है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। आगे देखते हैं और कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं। ओके, थर्ड फैक्टर जिसकी वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट होती है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करती है, लेकिन कैसे, किस तरीके से चेंज इन इनकम डिमांड को अफेक्ट करेगी वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कमोडिटी के। एक गुड के नेचर पर डिपेंड करता है कि कैसे इनकम उस पर अफेक्ट करेगी। अब इसमें जो नेचर है कमोडिटी का या फिर गुड्स का वो दो तरीके का है। हो सकता है या तो तुम्हारे जो गुड्स हैं वो नॉर्मल हो तो उस पर इनकम अलग तरीके से अफेक्ट करेगी, और अगर तुम्हारे गुड इन्फीरियर हैं तो उस पर इम्पैक्ट अलग तरीके से करेगी। अब अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे, यहाँ पे मैंने लिया नॉर्मल गुड्स, यहाँ पे मैंने लिया इन्फीरियर गुड्स। अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझना है तो नॉर्मल गुड्स मान लो अच्छे गुड्स होते हैं और इन्फीरियर गुड्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। तो इसमें अगर हम बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देखें तो नॉर्मल गुड्स में हम मान सकते हैं कलरफुल टीवी, और अगर हम इस गुड को बेकार वर्जन में देखें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी। लेकिन पूरे बुक में आइसक्रीम का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे भी आइसक्रीम का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक नॉर्मल गुड में हमने अच्छी आइसक्रीम ले ली है मैंगो बाइट। मैंगो बाइट टॉफ़ी भी होती है बट यहाँ पे हमने मैंगो बाइट आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। ओके, और अगर हम इसका बेकार वर्जन देखें तो हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास एक और ऑरेंज कलर की हम आइसक्रीम खाते थे। तब ऑरेंज कलर की एक आइसक्रीम होती थी जो कि 5 रुपए की मिलती थी। उसको खा के जो जीभ थी कि वो ऑरेंज कलर की हो जाती थी, बट मैंगो बाइट में ऐसा नहीं होता है। मैंगो बाइट एक अच्छे वर्जन वाली आइसक्रीम है, दोनों ऑरेंज कलर की होती है बट दोनों में क्वालिटी का डिफरेंस होता है। तो नॉर्मल गुड को वैसे ये भी बोल सकते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो बेकार क्वालिटी के होते हैं। तो जो इनकम है वो दोनों गुड्स पर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। ये यहाँ पे नॉर्मल गुड है, यहाँ पे इन्फीरियर गुड है। तो यहाँ पे इनकम ले लेते हैं। इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं। अगर इनकम बढ़ती है तो हम नॉर्मल गुड्स की जो कंजम्पशन है या नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड और कंजम्पशन है उसको डिक्रीज कर देते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर हमारी नॉर्मल इनकम है और जैसे ही हमारी इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स हम अच्छे गुड्स को यूज़ करेंगे ना। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो हम ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी तो हमने सोचा कि हम अपना बेटर लाइफस्टाइल करते हैं, बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड करते हैं, तो हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी से हम शिफ्ट हो जाएंगे कलरफुल टीवी पे। अगर हम अपनी नॉर्मल इनकम में लोकल आइसक्रीम खा रहे थे तो ऑफ कोर्स जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम एक अच्छी क्वालिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे, और हो सकता है कि हम मैंगो बाइट आइसक्रीम एंजॉय करने लगे। सिमिलरली आफ्टर सम टाइम हमारी जो इनकम है इस बार बढ़ी नहीं बट कम हो गई, तो हो सकता है कि हम मैंगो बाइट खा रहे हो इतने दिन से नॉर्मल इनकम पे, बट जैसे ही हमारी इनकम डिक्रीज हुई तो हमने सोचा कि नहीं यार अब रहने देते हैं, पैसे भी कम है तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको नहीं खाते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, दूसरी वाली को खा लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही हमारी इनकम कम हुई तो हमने नॉर्मल गुड की कंजम्पशन को तो कम कर दिया, लेकिन इन्फीरियर गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया। अब अगर हम इनका रिलेशन देखें तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनकम के साथ नॉर्मल गुड का तो पॉजिटिव रिलेशन है। बट अगर हम इन दोनों को देखें,
जो मैंने येलो में मार्क करा है। तो एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। दैट मीन्स कि इनकम और इंफीरियर गुड में नेगेटिव रिलेशन है। अब वापस चलते हैं थ्योरी पर। इसमें वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन करी, तो हम इसे रीड कर सकते हैं बाद में। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो इस समर हमारी जो जॉब है वो चली गई, जॉब हमारी हमें निकाल दिया, तो हमारी डिमांड फॉर आइसक्रीम, मान लो जब हमारी जॉब थी तो हम डेली एक आइसक्रीम खा लेती थी मैं इवनिंग में, लेकिन जब मेरी जॉब चली गई तो मेरी डिमांड फॉर आइसक्रीम पे क्या अफेक्ट होगा? ऑफकोर्स वो कम होगी। लोअर इनकम जो है वो शो करती है लेस स्पेंडिंग को। ऑफकोर्स अगर तुम्हारी इनकम कम होगी तो तुम अपनी स्पेंडिंग को भी कम करने लगोगे। यहाँ पे लेस आएगा, स्पेंड लेस ऑन सम एंड प्रॉब्ली मोस्ट गुड। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, तो अब हमारी इनकम तो चली गई, तो हो सकता है कि पहले हम कार से या फिर कैब से जाते हो, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम कम हुई तो हमने डिसाइड करा कि ऑफकोर्स हमारी स्पेंडिंग कम करेंगे हम, तो हमने क्या करा कि हमने बस लेने स्टार्ट कर दी। अब इसमें हमें समझ क्या आया कि कार और कैब ये नॉर्मल गुड्स थे, अच्छी गुड्स थे, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम कम हुई तो हम नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गए, हम अच्छे से बुरे की तरफ चले गए, गुड क्वालिटी से थोड़ी बैड क्वालिटी पर चले गए। आगे फैक्टर्स देखते हैं और कौन कौन से हैं। ओके, अब अगर हम बात करें रीज़न 4 की, जो कि है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो इसमें बताया हुआ है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं यूजुअली कि लोगों के टेस्ट के बारे में, क्योंकि जो टेस्ट है ना वो ऑफकोर्स यार सब अलग अलग, सबका अपना अपना पसंद होती है, सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो इन पर इतना फोकस नहीं करता है, इतना उन्हें एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि हर ह्यूमन का एक अपना अलग टेस्ट होता है। तो इकोनॉमिस्ट लेकिन क्या करता है, वो एग्जामिन करता है कि क्या होगा अगर किसी का टेस्ट चेंज हो। वो टेस्ट स्टडी नहीं करता, बट वो ये ज़रूर स्टडी करता है कि क्या होगा अगर तुम्हारा जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तो तुम उसे ज़्यादा खरीदोगे। दैट मीन्स कि अगर तुम्हारा जो टेस्ट है वो फेवरेबल है किसी चीज़ को लेके, कोई चीज़ तुम्हें पसंद है, कोई चीज़ तुम करते आ रहे हो बहुत टाइम से, तुम च्युइंगम खा रहे हो बचपन से, तो ऑफ कोर्स तुम्हें वो पसंद है, तो हो सकता है कि तुम्हारी उसको लेकर डिमांड ज़्यादा हो, उसको तुम ज़्यादा प्रेफर करो, और हो सकता है कि जो चीज़ तुम्हें नहीं पसंद तो तुम उसकी डिमांड कम करो। तो टेस्ट अगर फेवरेबल है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर टेस्ट अनफेवरेबल है तो डिमांड कम होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस, मान लो कि आइसक्रीम का जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो ऑफ कोर्स हमें वो फ्यूचर में तो महंगा पड़ने वाला है, तो हो सकता है कि हम उसे आज ज़्यादा खा लें, या फिर मान लो कि हमें न्यूज़ में आ रहा है कि हो सकता है कि 10 दिन बाद हमारा जो आटे का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हम सोचेंगे ना कि क्यों ना हम अभी से ही लेके रख लें, ताकि क्योंकि हमें फ्यूचर में ऑफकोर्स महंगा पड़ेगा तो हम अभी रख लेंगे। तो अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस फ्यूचर में ज़्यादा होगा, तो प्रेजेंट की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा सुनने में आता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा, तो हम अभी नहीं खरीदेंगे, हम वेट करेंगे कि हम फ्यूचर में खरीदें, क्योंकि फ्यूचर में हमें वो सस्ता पड़ेगा, तो हमारी जो प्रेजेंट की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो यही इसका मतलब है। अगेन अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम नेक्स्ट मंथ ज़्यादा इनकम अर्न करने लगोगे, तो तुम सोचोगे ना कि अगर मैं अगले महीने ज़्यादा इनकम अर्न करने लगूंगा तो मैं इस बार सेव कम कर लेता हूँ, ज़्यादा स्पेंड कर लेता हूँ। सिमिलरली अगर हम देखें कि एक्सपेक्ट करें कि हम आइसक्रीम का प्राइस कल कम हो जाएगा, तो हो सकता है कि हम उसको आज के प्राइस में कम खरीदें। आगे देखते हैं। नाउ रीज़न 5 जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है वो है नंबर ऑफ बायर्स। अगर ऑफकोर्स नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ऑफकोर्स हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, ज़्यादा बायर्स होंगे तो ज़्यादा ही डिमांड करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे बायर्स कम हो जाएंगे तो हमारी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल में भी इसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमने इंडिविजुअल डिमांड निकाली थी एक्स और वाई की,
उससे हमने मार्केट डिमांड जो है ड्राइव करी थी। लेकिन मान लो एक्स और वाई जो हमारे बायर्स थे जो आइसक्रीम खरीद रहे थे, मान लो उसमें एक पीटर नाम का बंदा एक और आ गया। पहले 2 बायर्स थे, अब 3 हो गए, तो 3 बायर्स की वजह से ऑफकोर्स हमारी जो मार्केट डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो लोग भी तो आगे डिमांड करेंगे ना, जो नंबर ऑफ बायर्स नए आ रहे हैं मार्केट में। तो यस, जब नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज होंगे डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, जब नंबर ऑफ बायर्स कम होंगे तो डिमांड भी कम हो जाएगी। आगे देखते हैं। ओके, जितने भी अभी हमने पीछे फैक्टर्स देखे जो डिमांड को अफेक्ट करते थे, वो इंडिविजुअल प्लस मार्केट दोनों डिमांड को अफेक्ट करते थे। बट यहाँ पे जो हम रीजंस देखेंगे अभी, ये सारे मार्केट डिमांड को ही स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं। कैसे? तो मार्केट डिमांड जो है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन से भी अफेक्ट होती है। ऑफकोर्स जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ही तो मार्केट डिमांड होगी, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन कम होगी उतनी ज़्यादा मार्केट डिमांड हमारी कम होगी। ये तो बात हो गई साइज की। लेकिन अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो ऑफकोर्स जिस एरिया में फीमेल्स ज़्यादा होंगी उस एरियाज में मेकअप्स की डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेल। मेल के एरिया में कम डिमांड होगी मेकअप्स की, फीमेल के एरिया में ज़्यादा डिमांड होगी मेकअप्स की। सिमिलरली अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें कि जिस एरिया में, जिस सोसाइटी में चिल्ड्रंस ज़्यादा होंगे, तो ऑफकोर्स उस जगह पे टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि जिस एरिया में मेल ज़्यादा है उस एरिया में टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा है, और जिस एरिया में चिल्ड्रंस है उस एरिया में टॉयज़ की डिमांड कम है। तो ऐसा तो नहीं होता। तो ऑफकोर्स साइज एंड कंपोजिशन दोनों से ही मार्केट डिमांड अफेक्ट होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें सीजन और वेदर की, तो ऑफकोर्स सीजनल और वेदर कंडीशन जो है वो भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है कि मान लो विंटर्स में ऑफकोर्स तुम ज़्यादा डिमांड करोगे अम्ब्रेलास की, कोल्ड में ऑफकोर्स तुम ज़्यादा डिमांड करोगे जैकेट्स की। तो ऐसे ही हमारे सीजन और वेदर कंडीशन से भी मार्केट डिमांड अफेक्ट होती है। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें, तो जिस कंट्री में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसमें मार्केट डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों डिमांड ज़्यादा होगी? द रीज़न बीइंग कि अगर सबके पास इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सबके पास इनकम आ रही है अच्छी खासी, सब अपनी अपनी अलग अलग डिमांड कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर हमारी जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, रिच तो रिच हो ही रहे हैं लेकिन पुअर को थोड़ी इनकम मिल रही है, तो वहां पे पुअर की डिमांड तो कट गई ना, वो तो डिमांड करेगा ही नहीं। लेकिन जो रिच है वो ही डिमांड करेंगे। तो उन केसेस में जो हमारी मार्केट डिमांड होती है वो लोअर रहती है, लोअर लेवल रहता है उनका। और जिन केसेस में हमारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है वहां पे जो मार्केट डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। आगे बढ़ने से पहले अब एक बार अगर हम पूरा समराइज करें कि हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने देखा कि जो डिमांड है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। ओके, हमने इंडिविजुअल डिमांड में देखा कि इंडिविजुअल डिमांड एक बायर की डिमांड को शो करता है, और जो मार्केट डिमांड होती है वो सारे ऑल बायर्स की डिमांड को शो करती है एट डिफरेंट प्राइस लेवल। इसके बाद हमने पढ़ा डिमांड के वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होती है या फिर डिमांड डिक्रीज होती है। उसमें हमने देखा एक मेन फैक्टर जो कि था प्राइस, उसका खुद का ओन प्राइस। इसके साथ हमने देखा कि डिमांड का नेगेटिव रिलेशन था, और हमने देखा अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे थे? पहला आ रहा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर 2 तरीके के गुड्स की बात करी थी, एक था सब्स्टिट्यूशन गुड, एक था कॉम्प्लीमेंट्री गुड। हमने देखा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के साथ सब्स्टिट्यूशन गुड की डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन था, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन था।
दूसरे अदर फैक्टर की बात करें तो हमने देखा इनकम को। इनकम में अगेन दो तरीके की गुड्स की बात करी गई, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। हमने देखा कि इनकम के साथ नॉर्मल गुड का पॉजिटिव रिलेशन था और इनकम के साथ इन्फीरियर गुड का नेगेटिव रिलेशन था। और अदर फैक्टर्स जो हमने देखे वो थे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसके साथ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के साथ डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन था। दैट मीन्स कि अगर टेस्ट फेवरेबल है तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, टेस्ट अनफेवरेबल है तो हमारी डिमांड डिक्रीज होगी। फिर उसके बाद हमने देखा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। इसके साथ भी हमारा पॉजिटिव रिलेशन था, मतलब कि अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज होगा तो हमारी प्रेजेंट की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अगर होगा डिक्रीज तो हमारी प्रेजेंट की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। हमने और अदर फैक्टर्स देखे, पॉपुलेशन, उसके साथ अगेन डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन था कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। और हमने जो अदर फैक्टर्स देखे, हमने देखा सीजन एंड वेदर। इसके साथ भी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन था। दैट मीन्स कि जो भी सीजन चल रहा होगा उस सीजन में यूज होने वाले गुड्स की डिमांड उस सीजन में ज़्यादा होगी। अगर विंटर का सीजन है तो ऑफ कोर्स वुलन क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड होगी, अगर समर का सीजन है तो ऑफ कोर्स कॉटन क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड होगी। और जो हमने अदर फैक्टर्स में देखा वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका अगेन पॉजिटिव रिलेशन था डिमांड के साथ कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी तो डिमांड कम होगी। तो यही थे वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती थी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से, इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से हमारी जो डिमांड है वो या तो इंक्रीज होती थी या फिर डिक्रीज होती थी। अब हम आगे समझेंगे कि क्या डिफरेंस है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में और चेंज इन डिमांडेड में। उनमें यही सब फैक्टर्स यूज होंगे, तो इसलिए मैंने एक बार पूरा समराइज भी कर दिया। आगे देखते हैं। चेंज इन क्वांटिटी demanded, change in डिमांड। इन दोनों का डिफरेंस काफी सिंपल सा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हम जब बोलते हैं कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, दैट मीन्स कि जो हमारी डिमांड में चेंज आया है वो किस वजह से आया है, हमारे उस गुड के खुद के प्राइस के चेंज होने से, ओन प्राइस में चेंज आने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आए हैं। तो हम बोलते हैं कि यस, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए हैं हमारे खुद के प्राइस से। दैट मीन्स कि अगर जो हमारा आइसक्रीम वाला एग्जांपल था तो आइसक्रीम के खुद के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो आइसक्रीम की डिमांड पे फर्क आया है उसको हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसको हम ले लेते हैं कांस्टेंट, मतलब कि अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सिंपली उसके खुद के प्राइस में चेंज आ रहा है, इसलिए हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो रही है। नाउ अब अगर हम बात करें कि डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है, तो हम बात करेंगे कि जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं और उनकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती है, उसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा चेंज इन डिमांड हुआ है। जब हमारे खुद के प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड।
अब यहाँ पे एक और चीज़ कि जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे, चेंज इन डिमांड में हम उसका खुद का ओन प्राइस जो होता है उसको कांस्टेंट लेते हैं। ओन प्राइस जो होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अब अगर हम इसको पीछे भी समझें तो हमने देखा कि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे जितने भी हमारा गिवन गुड का प्राइस था वो दोनों केसेस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूशन गुड दोनों ही गुड्स में कांस्टेंट था। यहाँ पे भी आइसक्रीम का प्राइस, गिवन गुड का प्राइस 10-10-10 था और यहाँ पर भी 10-10-10 था। हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट था। लेकिन अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं था। गिवन गुड, इसी गुड की बात हो रही है और इसका खुद का प्राइस कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पे इसका खुद का प्राइस चेंज हो रहा था। तो जब खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है तो हम उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब हमारा खुद का प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन हमारे अदर फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि अदर फैक्टर्स इस केस में यहाँ पे था रिलेटेड गुड के प्राइस के चेंज होने की वजह से, खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से नहीं। तो जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है तो हम उसे चेंज इन डिमांड बोलते हैं। ओके, नाउ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जब भी हमारी डिमांड चेंज होती है तो उसमें हमेशा मूवमेंट होती है। या तो वो मूवमेंट होती है अपवर्ड या फिर मूवमेंट होती है डाउनवर्ड। लेकिन अगर चेंज इन डिमांड की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है। यहाँ पे जब भी डिमांड में चेंजेस आते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से तो यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो शिफ्ट होती है या तो लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड। हम यहाँ पे अपवर्ड को ले लेते हैं 1, डाउनवर्ड को ले लेते हैं 2 और यहाँ पे लेफ्टवर्ड को ले लेते हैं 1 और राइटवर्ड को ले लेते हैं 2। अब मूवमेंट और शिफ्ट कैसे होता है वो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी अपवर्ड मूवमेंट जब होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या फिर अपवर्ड मूवमेंट कब होती है? जब खुद का जो उसका प्राइस है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज केस में अपवर्ड मूवमेंट होती है। अब वो कैसे हम देखते हैं। मान लो कि ये हमने लिया प्राइस, यहाँ पे हमने ले लिया डिमांड। अब पहले प्राइस हमारा 10 था, उस पे हम डिमांड कर रहे थे 5 यूनिट्स की, ओके। लेकिन हमें अब अपवर्ड मूवमेंट दिखानी है तो हम उसके खुद के प्राइस को इंक्रीज कर देंगे उसी वजह से, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो मान लो कि प्राइस 10 से हो गया 15। अब प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, हमने देखा, क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो मान लो जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ 10 to 15 तो जो डिमांड है वो हमारी कम होकर हो गई 5 to 2। अब अगर हम इसको प्लॉट करें, नाउ पहले क्या हो रहा था, 10 रुपए में हम 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे। ये एक पॉइंट आ गया। फिर जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमने 15 प्राइस पर
15 प्राइस पर 2 यूनिट्स की डिमांड करी, हमारा ये पॉइंट आ गया। प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा डिमांड है, ये हमारी प्राइस है। अब अगर हम इन डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। ये लो, ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। हमने जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो हमने ले लिया A, जो हमारा आफ्टर पॉइंट था वो हमने ले लिया B। हमारा A टू B चेंज हुआ, पहले प्राइस 10 था अब 15 हो गया। तो जो ये हमारा A टू B मूव हुआ है इसको हम बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा डिमांड कर्व है उसमें चेंजेस नहीं आए। हमारा डिमांड कर्व यही था और अभी भी यही है। डिमांड कर्व कहीं नहीं गया, हमने बस यहाँ से पॉइंट A से हम पॉइंट B पर चले गए अपने खुद के डिमांड कर्व पे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मूवमेंट। हमने A टू B मूवमेंट करी है और जो हमारी मूवमेंट है वो ऊपर की साइड है, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं कि हमारी अपवर्ड मूवमेंट हुई है। लेकिन अगर हमारी मूवमेंट ऐसे होती तो हमारी वो डाउनवर्ड मूवमेंट होती, जो कि हम नेक्स्ट केस में देखेंगे। बट यहाँ पे हमारी अपवर्ड मूवमेंट हुई है। तो एक बार अगर इसको फिर से समझे तो अपवर्ड मूवमेंट होती है जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब हमारी डिमांड जो है वो कम हो रही है। कम तब होती है जब हमारे खुद के प्राइस में इंक्रीज आया है, वो ही हमने एज एन एग्जाम्पल ले लिया। पॉइंट्स प्लॉट करें तो हमने देखा कि हम A टू B जो है मूव कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर। सिमिलरली अगर हमें बात करनी है डाउनवर्ड की, नाउ डाउनवर्ड मूवमेंट तब होती है जब हमारी एक्सपेंशन इन डिमांड होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब ही यही है कि हमारी जो डिमांड है उसमें इंक्रीज होना, हमारी डिमांड में इंक्रीज होना। अब डिमांड में इंक्रीज कब होगा, हमारा डिमांड में एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कब होगा, जब हमारा खुद का प्राइस, ओन प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। ये हमारा प्राइस है, ये हमारी डिमांड है। मान लो कि प्राइस अगेन वही है, डिमांड उस पर हम 5 यूनिट्स की कर रहे हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि हमने अपना प्राइस कम कर दिया, हमने अपना प्राइस 10 से कर दिया 8। प्राइस कम कर दिया तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो डिमांड हमारी बढ़ गई 5 to 6। अब अगर हम इस चीज को प्लॉट करें, अब अगर हम अपना इनिशियल पॉइंट ड्रॉ करें तो हम 10 रुपए पे 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे। मतलब कि ये वाला पॉइंट। आफ्टर पॉइंट देखें तो जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ, 10 से जब हमारा प्राइस 8 हुआ तो हम उस पर 6 यूनिट की डिमांड करने लगे। हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, हमें ये पॉइंट मिल गया। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारा डिमांड कर्व आ गया। हमारा इनिशियल पॉइंट अगेन हमने ले लिया A और हमारा आफ्टर पॉइंट हमने ले लिया B। अब अगर हम जब A से B पर शिफ्ट हुए तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो सेम है, बस हमने उसी डिमांड कर्व पर मूवमेंट करी है A टू B, नीचे की साइड डाउनवर्ड। तो ये था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो मूवमेंट्स होती है ये हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में होती है। इसका मतलब कि जब हमारे खुद के प्राइस में चेंजेस आते हैं तब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं डिमांड की। अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड में क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं कि चेंज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे होता है। इसमें मूवमेंट नहीं होती है, इसमें शिफ्ट होता है। क्यों होता है और कैसे होता है वो देखते हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर हम देखें तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है वो कब होता है, जब डिक्रीज होता है डिमांड में। डिक्रीज इन डिमांड की वजह से हमारी
लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है डिमांड कर्व। अब अगर हम बात करें रीजन की, चेंज इन डिमांड में हमारी जो डिमांड है वो कम कब होती है? कम तब होती है जब अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं अदर फैक्टर्स में एट सेम प्राइस, क्योंकि हमारा जो प्राइस है इसमें वो सेम ही रहता है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता, अदर फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती है। तो डिक्रीज इन डिमांड को दिखाने के लिए अगर हम कोई अनफेवरेबल चेंजेस को पिक करें तो मान लो कि हम ले लेते हैं आइसक्रीम वाला ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ली थी आइसक्रीम, यहाँ पे हमने ले लिया था फ्रोजन योगर्ट। तो हमें पता है कि आइसक्रीम और फ्रोजन योगर्ट दोनों सब्स्टिट्यूशन गुड है और हमें इसका रिलेशन भी पता है कि रिलेटेड गुड के प्राइस के साथ गिवन गुड का डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पे हमने लिया प्राइस आइसक्रीम का, यहाँ पे हमने डिमांड ली आइसक्रीम की, यहाँ पे हमने प्राइस लिया फ्रोजन योगर्ट का। डिमांड हम ले नहीं रहे क्योंकि डिमांड का रोल नहीं है यहाँ पे। मान लो कि अब यहाँ पे 10 रुपए की आइसक्रीम पे 4 आइसक्रीम की डिमांड हो रही थी और तब हमारे फ्रोजन योगर्ट का भी प्राइस 10 रुपए ही था। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो हमारा फ्रोजन योगर्ट का प्राइस है, मान लो कि वो डिक्रीज हो गया और वो हो गया 6 रुपए। अब इसका प्राइस तो डिक्रीज हो गया बट यहाँ पे आइसक्रीम के प्राइस में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला भी हुआ है कि यहाँ पे जो है सेम प्राइस है, यहाँ पे उसका खुद का प्राइस जो है वो कांस्टेंट होता है। चेंज इन डिमांड में खुद का प्राइस कांस्टेंट होता है और अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब इसका प्राइस कम हुआ तो हमें पता है कि इसकी डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस कम हुआ तो इसकी डिमांड भी कम होगी और उसका लॉजिकल रीजन मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो मान लो कि इसकी डिमांड यहाँ पे 4 से कम होकर हो गई 2। अब हमने यहाँ पे प्राइस इसका इसलिए भी कम करा क्योंकि हमें यहाँ पे अनफेवरेबल चेंजेस दिखाने थे। हमें दिखाना था कि जो हमारी डिमांड है वो कम हो। डिमांड कम होने के लिए हमने अनफेवरेबल चेंज दिखाया और यहाँ पे हमारी डिमांड जो है कम हो गई। अब अगर हम इसको प्लॉट करें, इसको ध्यान से देखना कि जो अब हमने ये ग्राफ बनाया है, ये पूरा ग्राफ हमने आइसक्रीम के लिए बनाया क्योंकि आइसक्रीम की ही बात चल रही है। हमें देखना है ना कि ये मेन जिसकी बात चल रही है इसमें इसकी डिमांड पे कैसे फर्क पड़ता है अदर फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये हमने आइसक्रीम के लिए ही बनाया है, ये फ्रोजन योगर्ट का ग्राफ नहीं है। तो अगर हम अपना पॉइंट 1 ड्रॉ करें तो इसमें हमारी 10 रुपये पे 4 यूनिट्स की डिमांड हो रही थी, 10 रुपये पे 4 यूनिट्स की डिमांड हो रही थी, मतलब कि ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद जब हमने नेक्स्ट पॉइंट देखे तो अब यहाँ पे प्राइस तो सेम है बट हमारा जो डिमांड है वो कम हो गई। अगर हम इस पॉइंट को ड्रॉ करें तो हमारा प्राइस ये है और डिमांड ये है, तो ये पॉइंट हो गया। हमें पता है कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस पॉइंट से अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें और इस पॉइंट से हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो हम देख सकते हैं कि पहले वाले केसेस में, इन केसेस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो एक ही रहता था और उस पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती थी डिमांड में चेंजेस आने की वजह से। किसकी वजह से? जब उसके खुद के प्राइस में चेंजेस आते थे। बट इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो सेम नहीं है, हमारे अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से हमारी जो डिमांड चेंज हो रही है उसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व पर मूवमेंट नहीं आ रही है बट वो शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड वो शिफ्ट हो गया। A to B वो जब शिफ्ट हुआ तो उसकी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई, मूवमेंट नहीं हुई इस केस में। सिमिलरली अगर हम बात करें राइटवर्ड शिफ्ट की, राइटवर्ड शिफ्ट तब होता है जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। अच्छा, वन मोर थिंग कि इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन डिमांड और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिक्रीज इन डिमांड, लेकिन पीछे अगर हम देखें,
पीछे मैंने यहाँ पे भी बोला हुआ था कि यहाँ पे भी हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे भी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो एक्सपेंशन का, ऑफ कोर्स एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता बेशक इंक्रीज इन डिमांड है और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी इंक्रीज इन डिमांड है, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि जब हम बात करते हैं कि एक्सपेंशन इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो उसका सिंपल मीनिंग होता है कि हम उस केस की बात कर रहे हैं जब हमारे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात हो रही है। दैट मीन्स कि जब हम बोलते हैं कि हमारी डिमांड में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके खुद के प्राइस की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ओके, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं चेंज इन डिमांड की, जहां पर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। तो मीनिंग दोनों का सेम है, बट जहां पर हम इंक्रीज और डिक्रीज यूज करेंगे वहां पे हम चेंज इन डिमांड की बात करेंगे और जहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात करेंगे वहां पे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करेंगे। तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है इंक्रीज इन डिमांड की वजह से, और इंक्रीज इन डिमांड का अगर हम रीजन देखें तो अगेन इसका रीजन है कि फेवरेबल चेंजेस आने की वजह से अदर फैक्टर्स में, जब उसका खुद का प्राइस सेम हो, एट सेम प्राइस। अब अगर हम अदर फैक्टर में अगेन पिक करें तो मैं सब्स्टिट्यूशन गुड वाला ही पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगेन हमने वही ले रखा है कि आइसक्रीम, यहाँ पे हमने ले ली फ्रोजन योगर्ट। ओके, अब पहले जो यहाँ पे प्राइस और डिमांड ले लेते हैं, यहाँ पे इसका प्राइस ले लेते हैं। हमें पता है कि इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पे पहले प्राइस 5 था, इस पे इतने की डिमांड हो रही थी और इसका प्राइस भी इतना ही था। अब मान लो हमें दिखाना है इंक्रीज इन डिमांड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रोजन योगर्ट का इस बार प्राइस इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। अगर इसका प्राइस इंक्रीज करेंगे तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और हमें इंक्रीज इन डिमांड दिखाना है। तो हमने यहाँ पे इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया। ये बहुत ही बड़ा लिखा है, इसको एक बार छोटा कर देती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसका प्राइस जो है इंक्रीज कर देंगे। हमने इसका प्राइस पहले 10 था, अब हमने इसका प्राइस कर दिया 10 से 15। इसके प्राइस में चेंजेस आने की वजह से, इसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और हमें पता है ये लॉजिकल रीजन मैंने ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होएगा कि जब इसकी डिमांड 5 से मान लो 6 इंक्रीज हो जाएगी और इसके प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसमें ऑलरेडी चेंजेस इसलिए आए क्योंकि रिलेटेड गुड में चेंजेस आए, रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंजेस आए, इसलिए इसकी डिमांड में चेंजेस आए। ऑल्दो इसका खुद का प्राइस जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो अब अगर हम इसे ड्रॉ करें, यहाँ पे हमने ले लिया डिमांड, यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस। हमें पता है कि जो हमने ये ग्राफ ड्रॉ करा है ये हमारा आइसक्रीम का ग्राफ है और ये फ्रोजन योगर्ट का ग्राफ नहीं है। अगर हम पॉइंट 1 प्लॉट करें, पॉइंट ए प्लॉट करें, पहला पॉइंट प्लॉट करें, तो हम देखेंगे कि प्राइस 10 पर वो 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था। दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट। अब अगर हम पॉइंट बी ड्रॉ करें, यहाँ पे ए लिख देंगे। अब अगर हम पॉइंट बी ड्रॉ करें तो सेम प्राइस था बट उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। इसको यहाँ से यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट बी। हमें पता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। हमें पता है कि जो पीछे वाले केसेस थे उसमें हमारी एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही थी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन इस केस की अगर हम बात करें तो हमारा जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारे जब खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर हमारे डिमांड में जब चेंजेस आते हैं तो उसकी मूवमेंट होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मूवमेंट तब होती है जब डिमांड कम हो जाती है और डिमांड तब कम होगी जब उसका खुद का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। डाउनवर्ड मूवमेंट जब होती है जब
डिमांड हमारी इंक्रीज होती है, और डिमांड हमारी इंक्रीज तब होगी जब उसका खुद का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। जब अपवर्ड मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन इन डिमांड। नाउ अब अगर हमारे अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंजेस आता है कोई भी, तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हमारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, चेंज इन डिमांड में हमारे खुद के प्राइस उसके कांस्टेंट होते हैं। चेंज इन डिमांड में जब भी डिमांड के अंदर चेंजेस आते हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो मूवमेंट नहीं करता है, बट वो शिफ्ट करता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट वो तब करता है जब उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज तब होगी जब उसके अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस आएंगे और उसका प्राइस सेम होगा। राइटवर्ड तब शिफ्ट करता है जब उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। इंक्रीज तब होगी जब उसके अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस आएंगे और उसके खुद के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें अदर फैक्टर में हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल ऐसे ही पुट कर लिया सब्सटीट्यूशन गुड का, जो कि आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के अंदर। लेकिन इसमें हम अदर फैक्टर्स में से कोई सा भी फैक्टर ले सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने ले लिया, जैसे कि मान लो मैं सब्सटीट्यूशन गुड को ना लेकर कॉम्प्लीमेंट्री गुड लूँ। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर क्या होता था कि हमारे रिलेटेड गुड के साथ गिवन गुड की डिमांड, रिलेटेड गुड के प्राइस के साथ गिवन गुड की डिमांड का नेगेटिव रिलेशन था। दैट मीन्स कि एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अब हमने इसकी गिवन गुड में हमने एग्जांपल लिया हुआ था आइसक्रीम का, यहाँ पे हमने लिया हुआ था हॉट फज, यहाँ पे हमने इसका प्राइस ले लिया, इसकी भी प्राइस ले लिया, इसकी डिमांड ले ली। अब मान लो कि यहाँ पे इसका प्राइस है 10, इसका भी प्राइस है 10 आइसक्रीम का, और उस पर डिमांड हो रही है 5 यूनिट्स की। अब आइसक्रीम के प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आनी, तो इसका प्राइस हमने सेम ले लिया। मान लो कि हमारे हॉट फज का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, वो 10 से हो गया 15, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। मान लो इसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इसकी डिमांड कम हो गई। अब अगर हम दूसरा केस देखें तो इस बार हमने प्राइस इंक्रीज नहीं करा, बट हमने प्राइस डिक्रीज कर दिया 10 to 5, तो इसका प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आया, बट इसकी डिमांड, अब प्राइस कम हुआ है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो मान लो कि इसकी डिमांड हो गई 5 to 6। इजी नंबर्स लिए हैं ताकि प्लॉट करने में इजी हो। अब अगर हम दोनों केस को प्लॉट करें, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस, यहाँ पे हमने ले लिया डिमांड। प्राइस और डिमांड जो यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट करा है ये आइसक्रीम का है। अब अगर हम देखें इसको, तो पहले क्या हो रहा था कि 10 रुपये में वो 5 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा था। यहाँ पे हमने ले लिया इस पॉइंट को, पॉइंट ए। अब अगर हम केस 1 देखें तो सेम रुपीज पे वो उसकी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अदर फैक्टर्स में चेंजेस आए। उसके खुद के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया, बट अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो गई। सिमिलरली अगर हम केस 3 देखें तो यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से रिलेटेड गुड का प्राइस कम होने की वजह से हमारी गिवन गुड की डिमांड बढ़ गई। तो हमारा प्राइस इसका खुद का तो चेंज हुआ नहीं, बट यहाँ पे इसका प्राइस, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। अब अगर हम इन तीनों का डिमांड कर्व बनाएं तो सबका डाउनवर्ड है। हमारा इनिशियल पॉइंट जो ए है, जैसे ही अगर हम केस 1 देखें तो इसमें क्या हुआ, हमारी जो है डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो मतलब कि हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट है ये, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही तो हो रहा है। ए टू बी जो हमारा हो रहा है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। अब अगर हम केस 2 देखें तो यहाँ पे हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि जो हमारा कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो कर्व है
वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी अदर फैक्टर्स को उठाकर देखें, कोई भी एग्जांपल ले लें, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट ही करेगा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अगर और भी देखने हैं तो एक बार बिल्कुल रफली समझा देती हूँ, इस बार फिगर नहीं ले रही। तो मान लो कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे हमने एक और गुड का प्राइस ले लिया, डिमांड ले लिया। हमारी जो है इनकम पहले नॉर्मल है, जो मिल रही है वही मिल रही है, हमारा प्राइस उस गुड का सेम है, हमारी जो उस गुड की डिमांड है वो मान लो 5 है। अब हमारी इनकम कुछ टाइम बाद इंक्रीज हो गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट हम अपनी डिमांड का क्या करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन कि हमारी जो डिमांड है वो हम कौन से गुड की कर रहे हैं। अब अगर हम देखें, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया नॉर्मल गुड, यहाँ पे हमने ले लिया इन्फीरियर गुड। अब अगर यहाँ पे इसकी पहले 5 हो रही थी और इसकी भी 5 डिमांड हो रही थी। अब अगर हम बात करें नॉर्मल गुड की, तो इनकम इंक्रीज हुई है तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अच्छा गुड है, हम अपना लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए अच्छे गुड की तरफ, गुड क्वालिटी गुड्स की तरफ शिफ्ट होंगे, तो हम इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। हम 5 से मान लो 6 हो गई। लेकिन अगर ये ही गुड इन्फीरियर होता तो हम इसकी डिमांड कम कर देते इनकम बढ़ने की वजह से, क्योंकि अगेन हम अच्छे गुड्स की तरफ शिफ्ट होते तो हम अपने बेकार गुड्स की डिमांड कम कर देते। तो मान लो इसकी 4 हो गई। अब इस केस में डिमांड बढ़ रही है हमारी, तो ऑफ कोर्स राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगेन वही सेम प्लॉट करके सब कुछ, और इस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर इसका हम अपोजिट देखें तो इस बार अगर हमारी इनकम कम होगी तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। मान लो इस बार वो 5 से 4 हो गई और इसकी मान लो इंक्रीज होगी तो 6 हो गई। अब इस केस में यहाँ पर तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कम हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट इसलिए होगा क्योंकि ये सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। इनकम की बात हो गई। अब अगर हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस दिखाएं तो अगर हमारा टेस्ट फेवरेबल होगा तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन अगर हमारा टेस्ट अनफेवरेबल होगा तो हमारी डिमांड कम होगी और वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी अदर फैक्टर अगर हम उठा के देखें तो उसमें लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड ही शिफ्ट होगा। वन मोर थिंग कि जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था जो डिमांड को अफेक्ट करता था वो था प्राइस ऑफ द गिवन गुड, और इकलौता वही एक ऐसा रीज़न है जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड करता है, क्योंकि उसी फैक्टर में उसके खुद के प्राइस की चेंज होने की बात आती है। एक मिनट पीछे दिखा देती हूँ। यहाँ पर, या फिर पहले देख लो थ्योरी। तो जो हमारा फैक्टर 1 था इसी की वजह से हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। बाकी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो अदर फैक्टर्स होते हैं और उनकी वजह से सिर्फ चेंज इन डिमांड होता है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जब उसके खुद के प्राइजेस में चेंजेस आते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिया था, तो यहाँ पे इसके खुद के प्राइजेस में चेंजेस आ रहे थे, खुद का प्राइस बढ़ रहा था और खुद का ही प्राइस कम हो रहा था। इसमें मूवमेंट होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड, बट इसको बोलते क्या है कि जब भी हमारे खुद के प्राइस की वजह से चेंजेस आते हैं और हमारी डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो बोलते हैं। बट ये एक और चीज शो करता है, द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो रिलेशनशिप शो करता है। कौन सी रिलेशनशिप? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब उसके खुद के प्राइसेस में चेंजेस आने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट है, मतलब कि अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, किसी भी रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी इनकम में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई भी टेस्ट प्रेफरेंसेस, सीजन, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, वो सब कांस्टेंट है। तो इसको लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, जो नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और उसमें अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ₹5 पर 7 यूनिट्स की डिमांड हो रही है,
₹10 पे 5 यूनिट्स की डिमांड हो रही है और ₹15 पर 2 यूनिट्स की डिमांड हो रही है। जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी डिमांड कम हो रही है। अगर हम इन डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा डिमांड कर्व बन जाता है जो कि डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड ही हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में यही सब आता है। आगे चलते हैं। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे भी जो मैंने सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं उसमें मैंने प्राइस एक अलग से लिखा हुआ है क्योंकि सिर्फ प्राइस की वजह से ही चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है और बाकी नीचे वाले जितने भी ये फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से चेंज इन डिमांड होता है। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है काफी अच्छा जिससे हमारा शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड क्लियर हो जाएगा। तो वो केस स्टडी दी हुई है, उसमें क्या बोलते हैं कि एक केस स्टडी गिवन है, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ पब्लिक पॉलिसी मेकर हैं, वो चाहते हैं रिड्यूस करना अमाउंट दैट पीपल स्मोक। वो इन शॉर्ट चाहते हैं कि जो लोग हैं वो कम स्मोक कंज्यूम करें। अब कम स्मोकिंग करने के लिए उन्होंने देखा कि उनके पास दो रास्ते हैं। पहला क्या रास्ता है, या तो वो प्राइस इंक्रीज कर दे सिगरेट्स का, या फिर वो अवेयरनेस बढ़ा दे। अवेयरनेस कैसे बढ़ाएगा कि वो टेलीविज़न पर या फिर सोशल मीडियाज पर शो करने लगे कि सिगरेट पीने से क्या क्या हार्म होता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग उसे देखकर डिस्करेज हो जाएं और अपनी सिगरेट जो है कंज्यूम करना कम कर दें या फिर बंद कर दें। तो खुद के प्राइस को छेड़ने से क्या होगा, मूवमेंट होगी, ये तो हमें पता है। ऊपर से अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो मतलब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें चेंजेस आएंगे और जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो उसका मतलब क्या होएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड वाला केस है। सिमिलरली अगर वो अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो उसमें भी हो सकता है कि पीपल डिस्करेज हो जाए और हो सकता है कि वो भी अपनी डिमांड को कम कर दें। बट यहाँ पे प्राइस में तो चेंज नहीं आ रहा ना उसके, कुछ भी डिमांड कम हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स कि वो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी डिमांड तो कम हो रही है। किसकी डिमांड कम हो रही है, सिगरेट्स की। रीजन क्या है, अदर फैक्टर्स। खुद के प्राइस में तो चेंज नहीं आ रहा उसके, तो मतलब अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं। अब डिमांड डिक्रीज हो रही है तो मतलब यहाँ पे भी डिक्रीज इन डिमांड वाला केस है। इसको ले लेती हूँ मैं केस 1, इसको ले लेती हूँ मैं केस 2। अगर हम केस 1 की बात करें तो मान लो ये हमारा प्राइस था इनिशियल और ये हमारी उस पर क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी सिगरेट की। ये सिगरेट का इनिशियल प्राइस था, ये सिगरेट की इनिशियल क्वांटिटी थी जो डिमांड हो रही थी इस पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट ए। अब जैसे ही इन्होंने प्राइस को इंक्रीज करा, मान लो इन्होंने प्राइस पी से कर दिया P1, तो इसकी वजह से डिमांड भी तो कम हो जाएगी। मान लो वो Q से उसकी क्वांटिटी जो है वो डिमांड होने लगी Q1, तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट ये हो गया B। अब अगर हम इसका डिमांड कर्व बनाएं तो इसमें A to B मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो रहा है। अगर हम केस 2 देखें तो उसमें भी मान लो पहले इस प्राइस पे वो इतनी क्वांटिटी को डिमांड करते थे, यहाँ पे प्राइस ले लिया, यहाँ पे डिमांड ले लिया, प्राइस ले लिया। तो P पर वो क्वांटिटी Q की डिमांड करते थे सिगरेट्स की। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस बढ़ाई तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी डिमांड की। मान लो वो Q1 हो गई, बट प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। तो पहला पॉइंट जो था, ये पॉइंट B है जो कि बाद में आया। पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा था A। अब अगर हम इसका डिमांड कर्व देखें तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया।
डिक्रीज इन डिमांड हो गई। अब आगे की कहानी में जब उन्होंने और रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने 10% प्राइस इंक्रीज करे तो जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई 4% पहले से। ओके, और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब उन्होंने 10% प्राइस इंक्रीज करे तो एक और चीज़ हुई कि उन 4% में से 12% कौन थे? टीनेजर्स थे जिन्होंने सिगरेट पीना ड्रॉप करा। बट उसके बाद उन्हें लगा कि अगर वो इसका प्राइस बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि लोग उसका सब्स्टिट्यूशन गुड ढूंढे और उस पर शिफ्ट कर जाएं। मतलब कि अगर यहाँ पे इसको रिलेटेड गुड मान रहे हैं तो अगर रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ेगा तो सब्स्टिट्यूशन गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हम सिगरेट का सब्स्टिट्यूशन गुड देखें तो सिगरेट का सब्स्टिट्यूशन गुड क्या है? टबैको। और क्या है सिगरेट का सब्स्टिट्यूशन गुड? मैरिजुआना। ये ड्रग होता है एक। तो उसने सोचा कि अगर हम सिगरेट का प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो हो सकता है लोग सब्स्टिट्यूशन गुड पर शिफ्ट हो जाएं और उनकी डिमांड बढ़ जाए। तो अगर सिगरेट हार्मफुल है तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ये भी तो हार्मफुल ही है ना। तो इस चीज़ से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे वो थोड़े अफ्रेड थे कि हो सकता है कि जो टीनेजर्स यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं वो हो सकता है कि वो इन चीज़ों को यूज़ करने लगे। तो इन्होंने देखने के लिए कि क्या ये इसका एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन गुड है तो इन्होंने सिगरेट्स के प्राइस को कम कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने सिगरेट का प्राइस कम करा तो जो डिमांड फॉर टबैको है और मैरिजुआना है वो इंक्रीज हो गई। टबैको और मैरिजुआना की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। अब अगर किसी रिलेटेड गुड के प्राइस के कम होने से तुम्हारी गिवन गुड की डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। और उन्होंने कंक्लूड करा कि अगर इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है और प्राइस कम होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है तो ये सब्स्टिट्यूशन गुड तो नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन गुड में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में पॉजिटिव ही चेंज आता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम होती है। बट यहाँ पे उल्टा हुआ, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा था। तो उन्होंने इसे कंक्लूड करा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। जो उन्हें लग रहा था कि ये सब्स्टिट्यूशन गुड है तो ये सब्स्टिट्यूशन गुड नहीं थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड थे। और उनका ये डिसीजन जो है बिल्कुल सही था। अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो ऑफ कोर्स इसकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? साथ में जो यूज होते हैं। तो फिर सिगरेट के प्राइस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इनकी भी डिमांड कम हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरी ऑफ सप्लाई को कवर करूंगी। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है थ्योरी ऑफ डिमांड में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।